So welcome back students to our channel Understanding Physics, lecture number 1 on your chapter vector. ठीक है, चालू कर देते हैं आज वेक्टर. समझ रहे हो? ठीक है, चलो. अभी हमारा लास्ट चैप्टर कौन सा था? मोशन इन स्ट्रेट लाइन था. अब नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद कौन सा आने वाला है? मोशन इन अ प्लेन. तो उन सब चैप्टर में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रहेगी? वेक्टर रहेगी. तो कर दे शुरू. चलो हो जाते हैं शुरू. चलो वेक्टर के बारे में देखो. हम लोग वेक्टर के बारे में हम लोगों ने थोड़ा हम लोगों ने जब वो चैप्टर पढ़ा है हम लोगों का अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला, उसमें हम लोगों ने थोड़ी तो बात की थी. बट चलो अब मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूँ कि भाई वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है. ठीक है, अब देखो स्केलर क्वांटिटी, a quantity which doesn't have any specific direction or you can say or it can be done by its magnitude directly is called scalar quantity. ठीक है, a quantity which doesn't have any specific direction or it can be done by its magnitude directly is called scalar quantity. ठीक है, यानी किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको मतलब डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कह देंगे. या हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अब या इसमें आप लोग स्केलर क्वांटिटीज़ में आपको एक चीज़ मिलेगी कि इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये नॉर्मली जैसे ऑर्डिनरी रूल्स के या मेथड्स के साथ होता है उसी तरीके से इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है. वेक्टर्स में थोड़ा अलग रूल है. ठीक है, तो अब इस पे हम लोग पहले बात कर लिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या है. स्केलर का आप लोगों को एग्जांपल दूं मैं तो मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, फिर ये करंट हो गया और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे स्केलर की. तो वेक्टर का क्या डेफिनेशन होगा ये बताओ. चलो मुझे स्केलर के डेफिनेशन के बेसिस पे आप मुझे वेक्टर का डेफिनेशन बता सकते हो क्या? कि अ क्वांटिटी which has some specific direction, ठीक है, specific direction of its magnitude is called vector. ठीक है, अब जिसका कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो. अब इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरी बात सुनो. अब ये बात तो हो गई स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की, दोनों के कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए मैंने. इसका जो होगा ना एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और वो सब्सट्रैक्शन, इसका थोड़ा अलग मेथड से होगा. वो मेथड हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम लोग ये बात कर लें कि आखिर वेक्टर्स कैसे डिनोट होते हैं. ठीक है, नोटेशन क्या है वेक्टर्स की. ठीक है, तो नोटेशन अगर हम लोग पढ़ें उससे पहले अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ. आप लोगों को आराम से एक क्वेश्चन आ जाएगा दिमाग में कि देखो सर, एक करंट जो होता है, करंट भी तो डायरेक्शन से ही जाता है. तो आपने अभी करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी में बताया? देखो
हैविंग स्पेसिफिक डायरेक्शन इट्स नॉट सफिशियंट फॉर वेक्टर, ठीक है। वेक्टर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एंगल, ठीक है। यानी इसका सपोज कर लो दोनों के बीच में थीटा है और ये करंट I2 है, ये करंट I1 है और दोनों मिला के करंट I3 बना रहे हैं। तो अब देखो करंट में क्या हो गया पता है, करंट स्केलर इसके लिए है कि उस वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी देखो अभी डायरेक्शन पे है बट एंगल पे नहीं है। देखो अभी ये कर ऐसे मैं कर दूँ ना, तो I1 को अगर सपोज करो यहाँ से कर दूँ और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो भी यहाँ से ऐड होके इसी तरफ जाएगा, ठीक है। अब I2 को मैं यहाँ कर दूँ, ऐसे कर दूँ तो भी यहीं से ऐसे जाएगा। तो दोनों का अगर एंगल में चाहे कितना भी बदल दूँ, करंट फ्लो होके I3 ही बनने वाला है, ठीक है। बट वेक्टर में ऐसा नहीं होता। अगर किसी चीज़ का मैं सपोज कर लो ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो वेक्टर हैं, इनके बीच के एंगल थीटा है और ये दूसरा ये वेक्टर है, इसके एंगल है थीटा, इसका थीटा 1 इसका थीटा 2, तो ये दोनों अलग अलग वेक्टर हो गए, इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जबकि करंट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो ये बात तो हो गई आप लोगों के वेक्टर्स को और स्केलर्स की। अब हम लोग बात करते हैं वेक्टर को कैसे, नोटेशन क्या है वेक्टर का। तो देखो वेक्टर कैन बी डिनोटेड बाय, एक तो हम लोग जानते हैं ऐसे किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर आपको ऐसा एरो देखने को मिले, समझ जाओ कि ये वेक्टर है। यानी ये एरो क्या बता रहा है आपको कि इट इज दिस क्वांटिटी इज हैविंग सम डायरेक्शन, मतलब कुछ इसका डायरेक्शन है, ठीक है। इसके वजह से इसके ऊपर एरो लगा हुआ है। ये एरो ये नहीं बता रहा कि इसी साइड में डायरेक्शन है, किस चारों में से किसी एक साइड में डायरेक्शन है, ठीक है। सो दूसरा है आपका एक ये बोल्ड ए। ऐसा अगर आपको बोल्ड में दिखे ना, ये मैं बोल्ड आपको मतलब ड्रॉ नहीं कर सकता या मतलब बता नहीं सकता, इसके कारण मैं थोड़ा ऐसा ड्रॉ कर दिया ए के, ठीक है। अगर ऐसा बोल्ड लेटर में मिले आपको ए तो भी ये वेक्टर है, ठीक है। तो ये बात हो गई वेक्टर का डिनोशन का, कि नोटेशन है ये दोनों वेक्टर, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि सर अच्छा टाइप्स कितने होंगे वेक्टर के। बहुत टाइप हैं, पढ़ते हैं हम लोग। देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर से पहले जो अभी हम लोगों ने बात किया एंगल का, तो आप कहोगे कि सर हम लोग एंगल आखिर फाइंड कैसे करेंगे। देखो एंगल फाइंड करने के पहले, एंगल फाइंड करने से पहले आप लोगों को मैं ये बताता हूँ कि सपोज करो आपको ये फिगर दिया हुआ है, इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और एक फिगर ये है कि ये ऐसे इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है और दोनों का एंगल ये 150 हो गया सपोज कर लो। हाँ 150 और ये हो गया सपोज 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री सपोज कर लो, हम लोगों को एक्यूरेट मालूम नहीं है, बट इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका इस तरफ, इसका इस तरफ। तो फर्स्टली इफ यू आर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, योर ड्रॉन फिगर एरो शुड बी आउटवर्ड्स, मतलब जो आपने फिगर बनाया है ना उसके दोनों एरो आउटवर्ड्स होने चाहिए। देखो ये इनवर्ड है, इधर ये इनवर्ड है, तो इसका जब हम फिगर बनाएंगे ना तो देखो ये तो आउटवर्ड है। अब इसका अगर हम लोग फिगर लें तो ये कुछ तरीके इस तरीके से जाएगा, ठीक है, यानी ये एंगल बनाएगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, यानी ये इतना एंगल बनाएगा। तो अब दोनों आउटवर्ड हो गए, दोनों आउटवर्ड हो गए, समझ रहे हो। तो अब इसका एंगल कैसे फाइंड करोगे। अब देखो ये इतना 90 में से इतना 45, यानी 45 तो इतना था। अब यही इतना ऊपर कर दूं मैं और इस तरफ कर दूं तो इतना 45 इतना 90, मतलब 45 कितना हो गया, 45 प्लस 45 प्लस 90 कितना, 45 90 हो गया 180 हो रहा है ये, और 180 माइनस 45, क्योंकि अब एंगल तो कितना, अब ये पूरा एंगल तो 180 होने वाला है ना, बट आपको एंगल कितना फाइंड करना है, इतना फाइंड करना है। तो ये कर दो माइनस 45 को, तो सिर्फ 45 प्लस 90 आएगा, ठीक है। तो 45 प्लस 90 कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया बताओ। हो गया ये अपना 45 प्लस 90 135 डिग्री।
तो ये आपका आ गया 135 डिग्री, ये एंगल आ गया इसका, ठीक है, किसका, वेक्टर का, ठीक है। और अब इसका कौन सा आएगा बताओ, 150 है तो इधर अगर 90 है तो 90 तो इधर कितना होना चाहिए, इधर कितना होना चाहिए बताओ, कि ये टोटल 150 हो जाएगा। 90 मतलब 150 माइनस 90, ये यानी 60 होना चाहिए, तब 60 इतना होगा, इतना 60 होगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है 60 बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको कहेंगे कि भाई अच्छा सर तब एंगल तो निकाल लिया, बट दोनों में से कंसिडरेबल कौन सा रहेगा, एंगल जो भी दोनों में से छोटा हो वो कंसिडर रहेगा। यानी देखो ये 150 ये 60 ये कंसिडरेबल रहेगा, ये 135 ये 45, तो ये 45 डिग्री थीटा, ये 45 डिग्री कंसिडर होगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये आपका एंगल की बात हो गई, ठीक है भाई, एंगल कैसे निकालें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आगे आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, काइंड्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब काइंड्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम लोग अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट वेक्टर को पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर। अब इसका अगर मैं आप लोगों को जैसे थियरीज में जो एग्जांपल है, तब जो इसका डेफिनेशन दिया है ना वो बताऊंगा तो समझ ही नहीं पाओगे। देखो ये है द वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड is called unit vector. The vector of unit magnitude is called unit vector. नहीं समझोगे, इसके लिए मैं आप लोगों को ये देता हूँ क्या, कि the ratio of vector and its magnitude, ठीक है। ये बात हो गई आपके डेफिनेशन की, क्या, द रेशियो ऑफ वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ए सपोज कर लो ए वेक्टर है तो उसके अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो अब यूनिट वेक्टर का कैसे हम लोग डिनोशन करेंगे, ये ए और उसके ऊपर ऐसा कैप। अब देखो ये जो है ना, इसको समटाइम्स तब कुछ लोग इसको कैप भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको कैरेट भी बोलते हैं, ठीक है। ए कैरेट भी बोल सकते हो, ए कैप भी बोल सकते हो, दोनों वैलिड है, ठीक है। यू कैन से एज अ ए कैप ऑल्सो एंड ए कैरेट ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो इसके बेस पे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सपोज कर लो आपका ए दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है एक्स वाई जेड। अब अगर इसको आप यूनिट वेक्टर कंपोनेंट में लिखोगे तो यूनिट वेक्टर कंपोनेंट में मैंने आपको बताया है एक्स वाई और जेड का, लास्ट लेक्चर में बताया था, याद करो, कि एक्स का होता है आई कैप प्लस वाई का होता है जे कैप प्लस जेड का होता है के कैप, ठीक है। तो ये ए वेक्टर आ गया किसमें, यूनिट वेक्टर कंपोनेंट्स में। ये आई जे के क्या है, कैप, देखो इसी तरीके से ये है यूनिट वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, आई जे के, समझे, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब आपको कह दिया कि ब्रैकेट फॉर्म में यूनिट वेक्टर मुझे दो, तो ब्रैकेट फॉर्म में आप इस तरीके से लिखोगे क्या, कि ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बताओ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी भी वेक्टर का, ठीक है। मैग्नीट्यूड अगर आपको कहा है तो सीधा आप इस तरीके से निकालेंगे। तो ये आपका हो गया अपॉन में कितना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर ए वेक्टर आपको ब्रैकेट फॉर्म में कहा है, आप ऐसे लिख दो एक्स वाई जेड और फिर इसको एक्सपांड कर दो आप ब्रैकेट को। तो इसका इक्वल्स टू मैं फॉर्म में इधर लिखता हूँ, तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका ब्रैकेट फॉर्म में आ गया, या ब्रैकेट फॉर्मेट में है ये वाला। और यही आपको कोई कह दे कि आप नहीं यूनिट वेक्टर फॉर्मेट में लिखो, तो यूनिट वेक्टर फॉर्मेट में इसी की जगह पे सेम सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आ जाएगा पता है, ये आई कैप जे कैप के कैप और ये
ब्रैकेट में आ जाएगा, बस ख़त्म। हाँ ख़त्म, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इधर ये नहीं आएगा, सिंपली ए वेक्टर आएगा, किस में, यूनिट वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्मेट में। इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात किसकी हो गई थी, आपकी यूनिट वेक्टर की। तो ये था आपका यूनिट वेक्टर, चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आगे यूनिट वेक्टर बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊं, नेक्स्ट आपका वेक्टर है ज़ीरो वेक्टर। क्या है, ज़ीरो वेक्टर। अब ज़ीरो वेक्टर से आपको सीधा पता चलता होगा कि अ वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड 0 is called ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका ज़ीरो वेक्टर हो गया, ये दूसरा टाइप था, ठीक है। अब इसमें देखो आप लोग कि ये जो ज़ीरो वेक्टर है ना, ये ज़ीरो वेक्टर है आपका पोजीशन एट ओरिजिन, यानी इसका आपका मिलेगा, आपको वेक्टर रहेगा 0 0 0, तभी इसका मैग्नीट्यूड 0 आएगा, ठीक है। ये आपको पोजीशन बताएगा कि पार्टिकल या कोई भी चीज़ ये बता रहा है आपको ज़ीरो वेक्टर के इनिशियल ओरिजिन पे है, वो पोजीशन उसकी ओरिजिन की है। और इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, इसका सिर्फ मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस। सो ये बात हो गई थी ज़ीरो वेक्टर की। अब दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी बात लो, दूसरी बात कर ली, ऐसे नहीं होगा, देखो चलो दूसरी बात है इक्वल, तीसरी बात है इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, सुनते ही आपके दिमाग में ये बात दौड़ गई होगी कि अ वेक्टर विच इज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is called equal vector। यानी ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो दोनों का देखो डायरेक्शन सेम है, दोनों इस तरफ जा रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। तो यह देन यू कैन से ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, ठीक है, बहुत सही, ठीक है। अब आगे आप लोग देखो तो आपको आगे मिलेगा, हाँ अब आगे क्या आएगा बताओ, पैरेलल वेक्टर आएगा, ठीक है। ये बात तो हो गई इक्वल वेक्टर की। अब आपको चौथी बात, ठीक है, क्या, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, अब पैरेलल वेक्टर की बात सुनो, तो पैरेलल वेक्टर ऐसा कहता है कि अ वेक्टर हैविंग सेम magnitude is called parallel vector। यानी अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिसका सेम मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं। देखो इसमें आपका डायरेक्शन डिपेंड, सेम मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी ये आपका सेम डायरेक्शन आएगा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, सेम डायरेक्शन, तभी वो पैरेलल होंगे ना। अ वेक्टर इज हैविंग सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। अब यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करेगा, बट अगर वो दोनों से सपोज करो, देखो अब इसमें मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, तो यू कैन से ए इज पैरेलल टू बी। थोड़ा ट्रेन की वॉइस को आप लोग एडजस्ट करना, ट्रेन का वॉइस है यहाँ पे। ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। तो ये बात हो गई पैरेलल वेक्टर्स की। अब देखो पैरेलल वेक्टर्स के बाद आपको क्या आएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स आएगा, ठीक है। पांचवी बात, एंटी दोबारा हो गया ना, पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो a vector which is having opposite direction,
या यू कैन से a vector which is acts up on opposite direction is called anti-parallel vector. What is it called? Anti-parallel vector. ये सपोज कर लो वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, दोनों एंटी पैरेलल टू ईच अदर. क्या है? बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. सिंपल सी बात थी. अब छठा आपको आता है. अभी है भाई, अभी है. वेक्टर बहुत अच्छी चीज़ है. सिक्स्थ है आपका नेगेटिव वेक्टर ही पढ़ाना है. नेगेटिव वेक्टर बताओ. चलो, नेगेटिव वेक्टर ये है कि अ वेक्टर विच इज हैविंग सेम मैग्नीट्यूड but acts in opposite direction. ठीक है, यानी ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है. तो देखो, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है. देन यू कैन से A वेक्टर इज इक्वल टू माइनस B वेक्टर, और यू कैन से यू कैन राइट वाइस वर्सा ऑल्सो. ठीक है, तो ये बात हो गई आपको छठे नेगेटिव वेक्टर के बारे में. सिंपली देखो, इसमें कोई बहुत डीप कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊं. सिंपली आपको बस इसके टाइप्स को समझते जाना है. क्या समझते जाना है? इसके टाइप्स को समझते जाना है. ठीक है, तो अब सातवीं बात करो, कॉन्हेरेंट वेक्टर, और यू कैन से को इनिशियल वेक्टर. ठीक है, अब इसमें आपको डेफिनेशन पड़ेगा वेक्टर विच starts from the same point is called co-initial और congruent वेक्टर. मतलब जो कितने भी वेक्टर हों, बट अगर सपोज कर लो 3 वेक्टर्स हैं और तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी दे आर कॉन्करेंट वेक्टर और यू कैन से को इनिशियल वेक्टर, जब उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो तब. ठीक है, तो ये बात हो गई आपके कॉन्करेंट वेक्टर की. अब आपको है 8th वन, कोप्लैनर वेक्टर. अब कोप्लैनर वेक्टर क्या है? कोप्लैनर वेक्टर है कि सपोज कर लो ये कोई प्लेन है. ठीक है, अब इस प्लेन में दोनों वेक्टर हों. ठीक है, ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों वेक्टर, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, दोनों एक ही प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में. ये सॉरी y और ये एक्स वाई एक ही प्लेन में है दोनों वेक्टर. तो इसे हम लोग कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर. तो इसका हम लोग आपको डेफिनेशन दे दें कि वेक्टर विच लाइज इन सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर. ये बात हो गई आपको कोप्लेनर वेक्टर की. ठीक है, अब देखो 9th वन आपका है, लास्ट वन, चिंता मत करो, लास्ट वन है ये, ऑर्थोगोनल वेक्टर. ठीक है, अब ये बताओ मुझे ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होगा. चलो बताओ. अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर to another vector is called orthogonal vector. ठीक है, यानी कुछ अगर ये एक वेक्टर है, ये दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90, यानी दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं. ठीक है, तो आप यू कैन से दिस इज ऑर्थोगोनल वेक्टर. ये A वेक्टर, ये B वेक्टर. तो ये बात हो गई आपकी टाइप्स की, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. ये बात बहुत बढ़िया थी.
ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया, तो एक क्यों ना हम एग्जाम्पल कर लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल, ठीक है, देख लेते हैं। चलो आ जाओ। आपको एग्जाम्पल में 3 फिगर दी गई है। चलो बहुत बढ़िया। एक फिगर ए है, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये थीटा आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। फिगर बी है ए वेक्टर, बी वेक्टर, और आपको थीटा 150 डिग्री दिया हुआ है। यानी ये बी वेक्टर, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और थीटा आपको टोटल 150 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और आपकी सी यानी थर्ड इमेज है, थर्ड इमेज यहाँ पर अगर मैं बना दूँ, सी वाली दिख रही है, हाँ, तो थर्ड इमेज आपको दी है बी वेक्टर, ए वेक्टर, थीटा 45 डिग्री, बी वेक्टर, ए वेक्टर, थीटा 145 डिग्री। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर, इसमें बी वेक्टर, ए वेक्टर कंफर्म कर लेते हैं। नहीं थोड़ा सा भी गलती होगी तो अपने को प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। अभी ये देखो, आपको फाइंड करना है एंगल। ठीक है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। तो ए फिगर में आपको देख के तुरंत पता चल गया होगा 45 डिग्री, जैसा मैंने आपको बताया था। बोथ वेक्टर्स एरो शुड बी आउटवर्ड्स। ठीक है, तो दोनों आउटवर्ड हैं, तो सीधा आपने थीटा 45 लिख दिया। ठीक है, अब सेकंड का देखो, दोनों इनवर्ड्स हैं। अब क्या करोगे, इस वेक्टर को खींच दो ऊपर, ये तो सही ही है, इसको कर लो इस तरफ, यानी ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये वेक्टर ऐसे ही जा रहा था। ठीक है, इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, थोड़ा सा और डेविएशन देना पड़ेगा मुझे। ये तो इसी तरफ आ रहा है ए वेक्टर, और थोड़ा सा अगर मैं इसको डेविएशन दे दूं तो इसी डायरेक्शन में जा रहा था। अब तो सही है, अब सही है। अब इसका थीटा कैसे फाइंड करोगे, बताओ, थीटा कैसे फाइंड करोगे, थीटा? अब ये थीटा फाइंड करने के लिए आपको इतना एंगल तो पता ही है। इसको ड्रॉ करो यहाँ, इसको ड्रॉ करो यहाँ। अब सपोज कर लो टक 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 करके कि ये मिडल लाइन है, यानी इतना डिग्री नहीं, इतने डिग्री 90 है। ठीक है, और ये इतना 90 है। ठीक है, और इतना आपको अभी इसमें पता है, ये इतना, तो कितना है 150। तो अब ये 150 माइनस 90 करो तो इतना मिल जाएगा। ठीक है, इतना मिल जाएगा। ये 150 इसका देखो, वैसे तो फिर देखने जाए ना कि दोनों एक जैसे हो जाएंगे, यानी ये भी आपको लॉजिकली थीटा आपका ये भी 150 डिग्री ही है। ठीक है, देख लो, समझ लो, दोनों लॉजिकली देखने जाओगे ना तो दोनों एक जैसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। देखो, अब ये इतना 90, ठीक है, इतना कितना हो जाएगा बताओ, इतना 90 और ये 150 माइनस करो करो। ये इतना तो आपको पता चल गया 90, और इधर 150 यानी 60। ये 60 तो ये कितना होगा बताओ, ये 60 है तो ये कितना 30 होगा, 30 डिग्री होगा। ये इतना, ये 60 होगा, तभी ये दोनों 60 90 150 होंगे। ठीक है, और ये 30 होगा, तभी 60 30 90 होगा। और अपने को एंगल कितना फाइंड करना है, ये इतना पता है 90। ठीक है, तो अब ये 90 और ये इतना, ये एंगल कितना होगा, ये भी 90 होगा, तभी 90 90 180 होगा। तो ये इतना एंगल है ना, इतने में से ही हमको ये इतना एंगल माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, सोचो कैसे करोगे। 90 फिर उसके बाद प्लस 90 180 माइनस 30, हाँ सही है, 90 प्लस 90 माइनस 30 कर दो, आ जाएगा 90 प्लस 90 माइनस 30 कितना है, 180 माइनस 30 150। थीटा आपका आ गया, समझ रहे हो, इजी था कैलकुलेशन। ये 90 और बीच का ये 30 डिग्री माइनस किया, ये वाला। ठीक है, ये 30 माइनस किया 150, तभी आपका ये टोटल एंगल मिलेगा। तो 150 आपका इसका सेकंड बी वाले का आ गया 150 डिग्री।
अब सी वाला कैसे फाइंड करोगे, बताओ बताओ बताओ। 145 डिग्री है ये, कैसे करोगे, इसका एक ही इन्वर्स है, तो ये तो ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे गया। अब ये कितना हो जाएगा, टक 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 इसी में सपोज कर लो, ठीक है। और ये ऊपर ऐसे 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 सपोज कर लो, और ये ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें 145, तो ये इतना कितना, बताओ इतना कितना, 145 यानी ये आ गया आपका, अरे ये हो गया इतना आपको हो जाएगा 90, 145 माइनस 90, तो ये हो गया 35 डिग्री, ठीक है। ये इतना 35 डिग्री, इतना 90 डिग्री, ठीक है। तब इतना टोटल 90 डिग्री है ये ऑल ओवर, ठीक है। दोनों इतना दोनों 90 है। अब इतना हमको पता चल गया, कितना 90, इतना पता चल गया 35। अब 35 इस तरफ कितना होगा, ये भी ऑब्वियस सी बात है 35 ही होगा। तो ये आपका थीटा 35 डिग्री हो गया। चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। यस इट्स करेक्ट। देखो सी वाले के लिए थीटा 35 डिग्री, 45 डिग्री, 150 डिग्री, एकदम करेक्ट है, थीटा 35 डिग्री आएगा। देखो कैसे, अब देखो ये 145 डिग्री में से ना, अभी आप ये देखो तो इतना 90 इतना 90, इस तरफ बच रहा था कितना 35, तो यही ऊपर जा रहा है ना, तो इतने में से भी इतना ही होगा ना ये 35, क्योंकि देखो ये ऐसे टक 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 करो, तो ये अगर इतना 90 है ऑल ओवर, तो ये 35, तो ये इतना भी तो 90 है, इसी के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये भी तो 35 ही होगा, सिंपल सी बात थी। तो ये बात हो गई आप लोगों की एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर की वेट करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब पढ़ेंगे। अभी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप लोग अनजान होंगे। आप लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा है, तो पढ़ा है तो आप लोग वेल एंड गुड, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो नहीं पढ़ा तो आप लोग देखिए कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप लोग बस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। लेक्चर 1 था वेक्टर पे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा और 2 लेक्चर में ख़त्म, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।